चीन के सबसे शक्तिशाली नेता बनने से पहले माओ जेडोंग सिर्फ एक छोटे से गांव के किसान परिवार का बेटा था, लेकिन वे उस दौर में बड़े हुए जब चीन की पुरानी व्यवस्था टूट रही थी। सरकार कमजोर थी, विदेशी देश हस्तक्षेप कर रहे थे और बहुत से चीनी मानते थे कि उनके देश को बदलने की जरूरत है। इस उथल-पुथल के बीच एक ऐसे व्यक्ति की कहानी शुरू हुई जिसे कुछ लोग नायक मानेंगे और दूसरों के लिए वह एक क्रूर तानाशाह होगा। माओ जेडोंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 को शाओशान में हुआ था, जो हुनान प्रांत का एक ग्रामीण इलाका है। उनका परिवार उनके गांव के अधिकांश किसानों की तुलना में गरीब नहीं था। उनके पिता माओ यीचांग गरीबी में पले बढ़े थे, लेकिन मेहनत, बचत और चावल बेचने की वजह से उन्होंने ज्यादा जमीन खरीद ली और उनका जीवन बेहतर हो गया। वे चीन के सबसे अमीर परिवारों में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके पास अपना घर, खेत, पर्याप्त खाना और अपने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता थी। उनकी मां वेंची में समर्पित बौद्ध थीं। वे दयालु और उदार थीं, जो माओ के सख्त, जल्दी गुस्सा होने वाले पिता से बिल्कुल अलग थीं। उनके छोटे भाई बहन थे, जिनमें माओ जेमिन और माओ जेतान शामिल थे। माओ जब छोटे थे तब से ही वे खेतों में मदद करते थे, लेकिन वे आजीवन खेती करने की बजाय पढ़ने में ज्यादा रुचि रखते थे। गांव के स्कूल में उन्हें कन्फ्यूशियसवाद की पुरानी किताबों से पढ़ाया गया, लेकिन माओ को रटने और आज्ञा मानने वाली प्रणाली पसंद नहीं थी। उन्हें युद्ध, विद्रोह, बहादुर योद्धाओं और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। यहीं से दिखता है कि वह परिवार द्वारा चुने जीवन से संतुष्ट नहीं थे। जब वह 13 साल के हुए तो उन्होंने नियमित पढ़ाई छोड़ दी और खेत में अधिक बार काम करने लगे। उनके पिता चाहते थे कि वह खेत और पारिवारिक व्यवसाय संभालना सीखें, लेकिन माओ नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो। जब वो किशोर थे, उनके पिता ने उनकी शादी पास के परिवार की एक लड़की लुओ येशु से तय कर दी। माओ की अपनी कहानी के अनुसार उन्होंने इस शादी को कभी असली रिश्ता नहीं माना। वे कभी भी सामान्य पति पत्नी की तरह नहीं रहे। कुछ साल बाद लुओ की मौत हो गई। माओ के लिए अरेंज्ड मैरिज पुरानी परंपराओं की मिसाल थी, जो खासकर लड़कियों की जिंदगी को नियंत्रित करती थी और अकेलापन बढ़ाती थी। उन्हें उस जिंदगी से भागना अच्छा लगा जो उनके लिए तय कर दी गई थी। उन्होंने स्कूल लौटने के लिए संघर्ष किया, फिर हुनान की एक और जगह पढ़ी और बाद में प्रांत की राजधानी चांगशा गए। ये एक शांत गांव से आए एक युवक के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। चांगशा में उन्होंने नए स्कूल, अखबार, राजनीतिक समूह और ऐसे छात्र देखे जो खुलेआम सरकार पर सवाल उठा रहे थे। वहीं पर उन्हें ये और अच्छे से समझ में आया कि सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी में ही समस्याएं नहीं हैं, पूरा चीन गहरे संकट से गुजर रहा है। लंबे समय तक देश पर छिंग राजवंश का शासन था, लेकिन माओ के समय तक आते आते इसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी थी। इसके सबसे बड़े कारणों में से एक था चीन का लगातार विदेशी देशों के खिलाफ हारना। 1839 से 1842 तक छिंग सरकार ने ब्रिटेन के साथ पहली अफीम युद्ध में लड़ाई की। 1842 में नानकिंग की संधि में चीन हार गया, जिसे छिंग सरकार को मजबूरी में देना पड़ा। हांगकांग ब्रिटेन को मिला और कुछ बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खुले। आगे और समझौतों में विदेशियों को विशेषाधिकार दिए गए। इन्हें कई चीनी लोगों ने असमान संधियां कहा, क्योंकि दोनों पक्षों की शक्ति बराबर नहीं थी। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के बजाय चीन को मजबूरन ताकतवर देशों की इच्छाओं का पालन करना पड़ा। केवल यूरोप के देश ही खतरा नहीं बने थे। 1894 में पहला चीन जापान युद्ध शुरू हुआ। यह चीन और जापान के कोरिया पर संघर्ष के कारण हुआ था। एक बार फिर चीन हार गया। यह छिंग सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी थी। चीन ने जापान को हमेशा छोटे देश के रूप में देखा, लेकिन युद्ध से साफ हुआ कि जापान ने चीन से कहीं तेजी से आधुनिक सैन्य, उद्योग और सरकार विकसित की, जबकि दूसरे देश आधुनिक जहाज, हथियार, ट्रेन और फैक्ट्री का इस्तेमाल कर रहे थे। चीन में बदलाव बहुत धीमा था। इसी वजह से बहुत से छात्र और बुद्धिजीवी सवाल उठाने लगे, उनका देश पीछे क्यों छूट रहा है? क्या परंपरा ही समस्या है? क्या सम्राट कमजोर है या पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है? 1908 में गुआंगशू सम्राट की मृत्यु के बाद संकट और भी बढ़ गया। सिर्फ एक दिन बाद ही शक्तिशाली महारानी डाओवेजर सिशी की भी मृत्यु हो गई।
सिंहासन पर बिठाया गया पुई को, जो कि 3 साल से भी कम उम्र का बच्चा था। बिल्कुल, बच्चा शासन नहीं कर सकता। असली सत्ता अधिकारियों और शाही मंत्रियों के पास है। कई चीनी लोगों को लगा कि पुरानी सरकार देश को बचाने में असमर्थ है, क्योंकि बदलाव बहुत धीरे हो रहा था। अब बदलाव बहुत धीमा हो गया था। उनमें से कई सुन यात सेन से प्रभावित थे, जो एक नेता थे जो छिंग राजवंश को समाप्त करना और एक गणराज्य स्थापित करना चाहते थे। ये था चीन गणराज्य का समय। Sumiklab ang pag-aalsa sa Wuhan. जब माओ ने क्रांति के बारे में सुना तो वो एक सैनिक के रूप में शामिल हो गए, अपने भाई के साथ हुनान में। उस समय वो कम्युनिस्ट नहीं थे, वह एक बच्चा था जो मानता था कि छिंग राजवंश हटना चाहिए और चीन को नई दिशा मिलनी चाहिए। क्रांति सफल रही। 1912 की शुरुआत में छोटे पुई ने सिंहासन छोड़ दिया और चीन में सम्राटों का 2000 वर्षों से अधिक का शासन समाप्त हो गया। इसके स्थान पर चीन गणराज्य आया। अभी चीनी जनवादी गणराज्य नहीं, जिसे माओ ने कुछ दशकों बाद 1949 में स्थापित किया। युवा माओ के लिए सम्राट का पतन एक महत्वपूर्ण बात का प्रमाण था। कोई भी व्यवस्था तभी गिर सकती है जब पर्याप्त लोग लड़ने को तैयार हों, चाहे वह कितनी भी टिकाऊ हो। लेकिन सम्राट के चले जाने से तुरंत शांति नहीं आई। इसके बजाय नई चीन में असली नेता कौन होगा, ये तय करने के लिए और भी ज्यादा उथल-पुथल भरी लड़ाई शुरू हो गई। सम्राट के पतन के बाद चीन तुरंत स्थिर नहीं हुआ। नया चीन गणराज्य कमजोर था। कई इलाकों में असली सत्ता सैन्य सरदारों के हाथ में थी। उनके पास अपनी खुद की सेना, कानून और टैक्स थे। वे अक्सर एक दूसरे से लड़ते थे ताकि ज्यादा इलाका हासिल कर सकें। इस समय माओ जेडोंग हुनान फर्स्ट नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे थे। उन्हें दर्शन, राजनीति और शासन पढ़ना बहुत पसंद था। वह छात्र संगठनों में भी सक्रिय थे। उन्होंने एक ऐसे समूह के गठन में मदद की जो स्कूल की नीतियों के खिलाफ छात्रों को आवाज देता था। 1918 में माओ ने स्नातक किया और बीजिंग गए, जहां उन्हें पेकिंग विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में सहायक के रूप में एक निम्न पद मिला। वह मुख्य लाइब्रेरियन नहीं थे। उनका काम सिर्फ किताबों को व्यवस्थित करने और उनका रिकॉर्ड रखने में मदद करना था। यह काम अहम था क्योंकि यहीं उनकी मुलाकात ली दाशियाओ से हुई, जो चीन में सबसे पहले मार्क्सवाद सिखाने वालों में से एक थे। मार्क्सवाद के अनुसार समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक वे लोग जिनके पास जमीन, व्यापार और संपत्ति का नियंत्रण है, और दूसरे वे मजदूर और किसान जो उन पर निर्भर है। माओ इस विचार में रुचि रखने लगे। उन्होंने देखा कि इस विचार से समझा जा सकता है कि अधिकतर चीनी लोग गरीब हैं, जबकि कुछ के पास ही संपत्ति और सत्ता है। 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की स्थापना हुई। माओ उन 13 प्रतिनिधियों में थे जिन्होंने शंघाई में पहली कांग्रेस में भाग लिया। तब पार्टी बहुत छोटी थी और माओ मुख्य नेता नहीं थे। चेन डूशियू और ली दाशियाओ चीन में कम्युनिज्म के पहले समर्थक माने जाते थे, लेकिन माओ ने कुछ ऐसा देखा जो उनकी प्रगति में अहम था। दूसरे देशों में कम्युनिस्ट आंदोलन फैक्ट्री मजदूरों पर केंद्रित था, जबकि चीन में किसान औद्योगिक मजदूरों से कहीं ज्यादा थे। उनमें से कई के पास अपनी जमीन नहीं थी। वे बहुत ज्यादा किराया देते थे और अक्सर कर्ज में डूबे रहते थे। माओ का मानना था कि अगर किसानों को संगठित किया जाए तो वे क्रांति की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग यानी केएमटी दुश्मन नहीं थे। केएमटी एक राष्ट्रवादी पार्टी थी जो चीन को एकजुट करना और सैन्य सरदारों को हराना चाहती थी। चूंकि दुश्मन एक थे, केएमटी और कम्युनिस्टों ने अस्थायी रूप से सहयोग किया। लेकिन सब कुछ बदल गया जब चांग काई शेक की केएमटी में ताकत बढ़ गई। कम्युनिस्ट समूहों और श्रमिक संघों के बढ़ने से जमींदारों, व्यापारियों और रूढ़िवादी अधिकारियों को अपनी जमीन और व्यापार छीनने का डर हुआ। अप्रैल 1927 में चांग समर्थक बलों ने शंघाई में कम्युनिस्टों और श्रमिक आयोजकों पर हमला किया। कई मारे गए, गिरफ्तार हुए या लापता हो गए। इसे शंघाई नरसंहार या 12 अप्रैल का शुद्धिकरण अभियान कहा जाता है। लेकिन यह कहना गलत है कि वहां 3 लाख से अधिक कम्युनिस्ट मारे गए थे। सटीक संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन शहर में सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई और हजारों लोग चीन के विभिन्न हिस्सों में व्यापक उत्पीड़न का शिकार बने। यहीं पर दोनों पार्टियों का गठबंधन पूरी तरह से टूट गया। केएमटी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ। हुनान में एक विद्रोह असफल होने के बाद माओ और उनके साथी पहाड़ों में पीछे हट गए। उन्हें पता था कि वे केएमटी की बड़ी सेना का सीधा मुकाबला नहीं कर सकते,
इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध का इस्तेमाल किया। वे दुश्मन के कमजोर हिस्सों पर तेजी से हमला करते थे, फिर बड़ी सेना के आने से पहले पीछे हट जाते थे। उन्होंने पहाड़ों और दूर दराज के गांवों का इस्तेमाल अपने ठिकाने के रूप में किया। किसानों का समर्थन पाने के लिए कम्युनिस्टों ने वादा किया कि वे जमींदारों की ताकत कम करेंगे और जमीन का बंटवारा करेंगे। इसी वजह से कुछ किसान उनकी सेना में शामिल हो गए। कुछ जगहों पर क्रांति के दुश्मन माने गए लोगों की हिंसक गिरफ्तारियां और हत्याएं भी हुईं। 1934 तक केएमटी ने जियांगशी में कम्युनिस्टों के मुख्य अड्डे को घेर लिया था और इसी वजह से उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही लॉन्ग मार्च की शुरुआत थी। हजारों कम्युनिस्ट सैनिक और समर्थक नदियों, पहाड़ों और खतरनाक इलाकों से होकर गुजरे, जबकि केएमटी उनका पीछा कर रही थी। ये बस एक सफल सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि बचे हुए कम्युनिस्ट बलों को बचाने के लिए एक हताश पीछे हटना था। कई लोग लड़ाई, भूख, बीमारी, ठंड और अत्यधिक थकान के कारण मारे गए। यात्रा के दौरान पार्टी के भीतर माओ की स्थिति मजबूत हो गई। उस समय वह जियांगशी में स्थापित एक कम्युनिस्ट सरकार के अध्यक्ष थे। लॉन्ग मार्च के दौरान ही वह धीरे धीरे पार्टी के मुख्य नेता बने। उनकी सेना का एक छोटा सा हिस्सा ही बच पाया और उत्तरी चीन पहुंच सका। भले ही उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने लॉन्ग मार्च को अपनी दृढ़ता और बलिदान का प्रतीक बना लिया। लेकिन जब केएमटी और कम्युनिस्ट आपस में लड़ रहे थे, जापान से खतरा बढ़ता जा रहा था। जापान ने 1931 में मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। 1937 में चीन पर और भी बड़ा आक्रमण शुरू हुआ। जापानी सेना ने कई शहरों पर कब्जा किया, अनेक नागरिक मारे गए और युद्ध से भारी तबाही हुई। इसी कारण केएमटी और कम्युनिस्ट पार्टी ने जापान के खिलाफ अस्थायी सहयोग किया। केएमटी ने मुख्य रूप से बड़े युद्धों का सामना किया। इस दौरान कम्युनिस्ट बल आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और जापानी मोर्चों के पीछे गुरिल्ला हमले करते थे। 1940 में कम्युनिस्ट बलों ने 100 रेजिमेंट्स ऑफेंसिव चलाया। उन्होंने उत्तरी चीन में जापान द्वारा इस्तेमाल की जा रही रेलवे, पुलों और सप्लाई लाइनों पर हमला किया। जापान के खिलाफ सीधे युद्ध का बड़ा हिस्सा केएमटी ने उठाया। चीन को अमेरिका और अन्य सहयोगियों से भी मदद मिली। अगस्त 1945 में सोवियत संघ ने मंचूरिया में जापानी सेना पर हमला किया। इसी समय जापान भी प्रशांत महासागर में बड़े युद्ध में हार गया। जापान ने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जब उनका साझा दुश्मन खत्म हो गया, तो केएमटी और कम्युनिस्ट पार्टी फिर से आपस में लड़ने लगे। केएमटी के पास ज्यादा सैनिक और हथियार थे। वे बड़े शहरों पर भी नियंत्रण रखते थे, लेकिन कब्जे वाले इलाकों में भ्रष्टाचार, महंगाई और खाने की कमी बढ़ गई थी। कई सैनिकों और आम नागरिकों ने चियांग काई शेक की सरकार पर से भरोसा खो दिया। इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी गांवों में मजबूत हो गई, क्योंकि उन्होंने जमीन का वादा किया था और किसानों को बेहतर तरीके से संगठित किया था। 1948 और 1949 तक कम्युनिस्ट बलों ने लगातार बड़ी लड़ाइयों में जीत हासिल की। 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। चियांग काई शेक और केएमटी ताइवान की ओर पीछे हट गए, जहां उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार चलाना जारी रखा। कई चीनी लोगों के लिए माओ वह नेता थे जिन्होंने गृह युद्ध से बचे वॉरलॉर्ड्स को हराया और देश को फिर से एकजुट किया। लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद वो सिर्फ एक क्रांति के नेता नहीं रहे। अब उनके नियंत्रण में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था और यहीं से उनके शासन का सबसे खतरनाक दौर शुरू होने वाला था। माओ जेडोंग ने चीन में सत्ता संभालते ही देश को तुरंत बदलना चाहा। वो नहीं चाहते थे कि चीन गरीब और खेती पर निर्भर रहे। चीन को वो जल्दी से जल्दी बहुत सारी फैक्ट्रियां, इस्पात, बांध और आधुनिक उद्योग देना चाहते थे। इसीलिए 1958 में उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू किया। इसमें बहुत बड़ा वादा था, सिर्फ कुछ ही सालों में चीन मजबूत औद्योगिक देशों की बराबरी कर लेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए सरकार ने लोगों की पूरी जिंदगी बदलने के लिए उन्हें मजबूर किया। छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े समूह बनाए गए, जिन्हें पीपल्स कम्यून कहा गया। जमीन, उपकरण, जानवर और फसल अब कम्यून के नियंत्रण में थे। कई परिवार अब अपनी मर्जी से खेती या अपने लिए खाना नहीं पका सकते थे। कुछ जगहों पर उन्हें सामूहिक रसोई में खाना खिलाया जाता था और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे सरकार द्वारा तय किए गए काम करें।
उनसे सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि और भी काम करवाए जाते थे। साधारण लोगों को भी आदेश दिया गया कि वे गांव और अपने आंगन में बनाए गए छोटे भट्टियों में लोहा बनाएं। क्योंकि उनके पास प्रशिक्षण और सही उपकरणों की कमी थी, इसलिए उन्होंने जो धातु बनाई उसकी गुणवत्ता बहुत खराब थी और वो लगभग बेकार थी। और भी बुरा ये था कि कई किसानों को खेतों से हटाकर लोहा बनाने, बांध और अन्य परियोजनाओं में लगाया गया। इसलिए जब सरकार उद्योग में लक्ष्य बढ़ा रही थी, तब खेती करने और फसल काटने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। स्थानीय अधिकारियों पर भी बहुत दबाव था। अगर उनकी रिपोर्ट कम होती तो उन पर क्रांति के प्रति वफादार न होने का आरोप लगाया जा सकता था। इसलिए कई लोगों ने झूठ बोलकर असली से अधिक फसल दिखा दी। क्योंकि सरकार ने गलत आंकड़ों पर भरोसा किया, उसने गांवों से बहुत ज्यादा अनाज ले लिया। कुछ जगहों पर किसानों को जिन्होंने अनाज उगाया लगभग कुछ भी नहीं मिला। इसी के साथ सरकार ने खेती के ऐसे गलत तरीके लागू किए जो ठीक से आजमाए भी नहीं गए थे। लोगों को मजबूर किया गया कि वे बहुत पास बोएं और जमीन को बहुत गहराई तक जोतें, लेकिन पैदावार बढ़ने के बजाय बहुत सी फसलें बर्बाद हो गईं। एक और बड़ी गलती 4 पेस्ट्स अभियान थी। लोगों को चूहे, मक्खी, मच्छर और गौरैया को मारने का आदेश दिया गया क्योंकि ये कीट माने जाते थे। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य बाघ, तेंदुआ और भेड़िया नहीं थे। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, जब कुछ जगहों पर गौरैया लगभग समाप्त हो गईं, तो वे कीड़े जिनको ये पक्षी खाते थे बहुत बढ़ गए। इससे फसलों को और भी ज्यादा नुकसान हुआ। चीन के कुछ हिस्सों में सूखा और बाढ़ भी आई, लेकिन आपदा का कारण केवल प्रकृति नहीं थी। जबरदस्ती कराए गए काम, फसल की गलत रिपोर्टें और गांवों में भूख के बावजूद अनाज की जब्ती, ये सभी गलत नीतियां बड़ी समस्या थीं। 1959 तक ये साफ हो गया था कि खाद्य उत्पादन गिर रहा है, लेकिन कई अधिकारी माओ को सच बताने से डरते थे। जो योजना पर सवाल उठाता उसे समाजवाद का दुश्मन कहा जाता। इसी वजह से भुखमरी की असली स्थिति छुपी रही, जबकि लोगों पर असंभव लक्ष्य हासिल करने का दबाव डाला जाता रहा। धीरे धीरे खाना खत्म होता गया। कुछ लोग घास, पत्ते, पेड़ की छाल और जो भी चबाया जा सकता था उसे खाने लगे। कुछ जगहों पर पालतू जानवरों को खाने और यहां तक कि नरभक्षण की भी खबरें आईं। मरने वालों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। इतिहासकारों के अनुमान भिन्न है, पर कई अध्ययनों में यह संख्या कई करोड़ बताई गई है। एक आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला अनुमान है कि भूख और उससे जुड़े प्रभावों के कारण लगभग 30 मिलियन लोगों की मौत हुई। 1959 में माओ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पद से नहीं। राज्य के चेयरमैन के रूप में लियू शाओची ने उनकी जगह ली, लेकिन पार्टी के भीतर माओ सबसे शक्तिशाली नेता बने रहे। 1961 तक आते आते ग्रेट लीप फॉरवर्ड के सबसे कठोर हिस्सों को धीरे धीरे हटा दिया गया। कुछ परिवारों को फिर से अपने लिए खेती करने की अनुमति दी गई। जबरदस्ती की कम्यून प्रणाली को कम किया गया और राशनिंग का अधिक व्यवहारिक तरीका वापस लाया गया। लेकिन आपदा के बाद माओ का रोजमर्रा के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण कमजोर हो गया। लियू शाओची और देंग शियाओपिंग जैसे व्यवहारिक नेता अर्थव्यवस्था सुधार रहे थे। माओ को यह खतरनाक लगा। उसे डर था कि चीन उसकी तरह की क्रांति से दूर हो रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ नेता पूंजीवाद लाना चाहते हैं। इसलिए 1966 में उसने सांस्कृतिक क्रांति शुरू की। इसका उद्देश्य सफाई करना था। चीन को पुरानी विचारधाराओं, संस्कृति, रीति रिवाजों और पूंजीवादी राह पर चलने वाले लोगों के खिलाफ खड़ा किया गया। लेकिन ये माओ के लिए आलोचकों को हटाने और बार बार अपनी सत्ता मजबूत करने का जरिया भी बना। उसने छात्रों को रेड गार्ड समूह बनाने के लिए प्रेरित किया। वे माओ के कथनों की लिटिल रेड बुक साथ रखते थे। उन्होंने उन्हें केवल नेता ही नहीं बल्कि आदर्श मार्गदर्शक माना, जिन पर सवाल नहीं होना चाहिए। कुछ रेड गार्ड्स ने स्कूल, घर, सरकारी दफ्तर, मंदिर और संग्रहालयों को नुकसान पहुंचाया। शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, पूर्व अधिकारियों, जमींदारों और आम लोगों को भी, जिन पर माओ के प्रति वफादारी पर शक था, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। कई लोगों को पीटा गया, जेल में डाला गया, प्रताड़ित किया गया। ऐसे अपराध कबूल करवाए गए जो उन्होंने किए ही नहीं थे, या उन्हें जबरन श्रम कार्यों में भेज दिया गया। कुछ शिक्षकों को उनके छात्रों ने मार डाला। लेकिन यह कहना जरूरी नहीं कि माओ ने हर रेड गार्ड को प्रोफेसर को मारने का आदेश दिया था। यह कहना अधिक सही होगा कि उनके आह्वान
और विद्रोह के समर्थन ने ही उन समूहों को हिंसा करने की ताकत दी। चीन के इतिहास और संस्कृति को भी निशाना बनाया गया। पुरानी किताबें, पेंटिंग, मूर्तियां, मंदिर, कब्रें आदि, जिन्हें फोर ओल्ड्स के प्रतीक माना गया, नष्ट कर दी गईं। बीजिंग और अन्य जगहों पर कई सांस्कृतिक स्थल क्षतिग्रस्त हो गए या पूरी तरह से नष्ट हो गए। लेकिन ये दावा समर्थित नहीं है कि 1970 में माओ ने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया था कि ग्रेट वॉल को तोड़कर उसकी ईंटों से घर और बांध बनाए जाएं। ये सच है कि अलग-अलग समय में स्थानीय लोगों ने ग्रेट वॉल के कुछ हिस्सों से सामग्री निकाली थी, लेकिन स्रोत के दावे को माओ का सीधा आदेश बताने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत नहीं है। सांस्कृतिक क्रांति के तेज होने पर रेड गार्ड समूहों में झगड़े शुरू हो गए। वे सभी खुद को माओ के असली रक्षक बताते थे और कुछ शहरों में ये मामला सशस्त्र संघर्ष तक पहुंच गया। अशांति रोकने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का उपयोग किया गया। कई युवाओं को दूर दराज के प्रांतों में खेतों में काम करने और किसानों से सीखने के लिए भेजा गया। इसी समय के दौरान माओ का व्यक्ति पूजा बहुत बढ़ गया। उनका चित्र घरों, स्कूलों, फैक्ट्रियों और सरकारी इमारतों में देखा जा सकता था। उनके शब्दों को रोज दोहराया जाता था, पढ़ा और बार बार बोला जाता था। इसका एक अनोखा उदाहरण 1968 में हुआ। माओ को पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आम दिए। उन्होंने वे आम फैक्ट्री वर्करों को दे दिए जिन्होंने सिंघुआ विश्वविद्यालय में हुए उपद्रव के बाद मदद की थी। क्योंकि उस समय चीन के बड़े हिस्से में आम दुर्लभ और लगभग अनजान था, कुछ लोगों ने इसे माओ द्वारा दिया गया एक खास तोहफा माना। कुछ आम फॉर्मल्डिहाइड में रखे गए, नकली आम मोम और प्लास्टिक से बनाए गए, उन्हें जुलूसों में ले जाया गया और फैक्ट्रियों में दिखाया गया। असल में फल इतना महत्वपूर्ण नहीं था। आम को मजदूरों के लिए माओ के कथित प्रेम के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसने दिखाया कि प्रचार कितना शक्तिशाली था और उनके व्यक्तित्व की पूजा कितनी गहरी थी। स्रोत के अनुसार एक आदमी को आम की तुलना शकरकंद से करने पर मार दिया गया था। ऐसे कुछ किस्से मैंगो कल्ट से जुड़े वृत्तांतों में मिले हैं, लेकिन सटीक विवरण साबित करना कठिन है, इसलिए इसे तय घटना नहीं कहना चाहिए। विदेश नीति में चीन भी सोवियत संघ से दूर हो गया। माओ ने यूएसएसआर नेताओं की आलोचना की और उन्हें असली कम्युनिज्म से भटके संशोधनवादी कहा। क्रांति की अपनी व्याख्या, जो किसानों पर केंद्रित थी, गुरिल्ला युद्ध, लगातार वर्ग संघर्ष और व्यक्तिगत नेतृत्व, ये सब माओवाद के नाम से जाना गया। लेकिन ये स्रोत गलत है जब कहता है कि माओ ने चीन को वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार के लिए खोला। ये सच है कि 1970 के शुरुआती वर्षों में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध बेहतर होने लगे। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1972 में चीन का दौरा किया, जो दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ा बदलाव था। लेकिन व्यापक आर्थिक सुधार, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चीन का खुलना माओ की मृत्यु के बाद हुआ। यह अधिक गंभीर रूप से 1978 से देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में शुरू हुआ। वे सुधार, न कि सांस्कृतिक क्रांति, चीन की आधुनिक अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि की बड़ी नींव बने। माओ और हेनरी किसिंजर की 1973 में हुई अजीब बातचीत सच थी। संयुक्त राज्य सरकार की आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार माओ ने मजाक में कहा था कि चीन 10 मिलियन महिलाएं संयुक्त राज्य भेज सकता है। कमरे में लोग हंस पड़े, इसलिए ये गंभीर व्यापार प्रस्ताव नहीं था। जैसा कि स्रोत में दिखाया गया है, यह एक कूटनीतिक बैठक में किया गया अशिष्ट और अपमानजनक मजाक था। सफाई के बारे में भी कई व्यक्तिगत कहानियां हैं। यौन संबंधों, रखेलों और दुर्व्यवहार से जुड़ी ज्यादातर बातें संस्मरणों और ऐसे विवरणों से आती हैं जिन पर इतिहासकार अब भी बहस करते हैं। इसलिए स्रोत में मौजूद सभी विवरणों को निश्चित सत्य के रूप में प्रस्तुत करना सुरक्षित नहीं है। खासकर बीमारियों, लड़कियों और उसके पति के निजी जीवन से जुड़ी बातों का दावा। जो बात ज्यादा स्पष्ट रूप से दर्ज है वह ये है, जैसे जैसे माओ की उम्र बढ़ी, उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन वो सत्ता का केंद्र बना रहा। उसे लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगीं। अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में उसे बोलने और हिलने डुलने में दिक्कत होने लगी। इसी दौरान सरकार के भीतर उसकी पत्नी जियांग छिंग के कट्टर समर्थकों और देश को सुधारना चाहने वाले ज्यादा व्यवहारिक नेताओं के बीच संघर्ष चलता रहा। 9 सितंबर को 1976 में 82 वर्ष की उम्र में माओ जेडोंग का निधन हुआ। कई चीनी लोग शोक में थे। वे उन्हें मुख्य भूमि चीन को एकजुट करने वाले नेता मानते थे और लंबे समय तक युद्ध और विदेशी नियंत्रण के बाद
देश को फिर से मजबूत बनाया। लेकिन जो लोग अकाल, राजनीतिक सफाई, जबरन श्रम और सांस्कृतिक क्रांति से बचे थे, उनके लिए माओ की यादें अलग थीं। उन्हें क्रिस्टल ताबूत में नहीं दफनाया गया, बल्कि उनका शरीर संरक्षित कर तियानअनमेन स्क्वायर के मकबरे में कांच के डिस्प्ले केस में रखा गया, जहां आज भी आगंतुक उन्हें देख सकते हैं। उनकी मृत्यु के कुछ हफ्तों बाद जियांग छिंग और अन्य कट्टर नेताओं, जिन्हें गैंग ऑफ 4 कहा जाता था, को गिरफ्तार किया गया और नई सरकार ने सांस्कृतिक क्रांति की नीतियां धीरे धीरे खत्म की। कुछ वर्षों बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने भी आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि सांस्कृतिक क्रांति ने देश में भारी अराजकता और नुकसान पहुंचाया। माओ का प्रभाव अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके नेतृत्व में देश एक शक्तिशाली एकल राज्य बना। मुख्य भूमि: चीन में अधिक लोगों को बुनियादी शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलीं। लेकिन इसके साथ ही उनके गलत फैसलों और जबरदस्ती चलाई गई अभियानों ने बहुत सारे नागरिकों के लिए भूख, डर, विनाश और मौत ला दी। चीन आर्थिक महाशक्ति इसलिए नहीं बना क्योंकि माओ की सभी नीतियां जारी रहीं। ये तब मजबूत हुआ जब बाद के नेताओं ने माओ के समय की सबसे बड़ी त्रासदियों को जन्म देने वाले कई विचारों को छोड़ दिया।